जी हाँ, इस्लामाबाद में हूँ और अभी जब थोड़ी देर पहले हम आलमी मईशत के हवाले से और इस जंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो ताज़ा तरीन अभी ट्रम्प ने एक फिर बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, बड़ा सख्त जो उनकी रवायत है, ये बयान दिया है कि ईरान ने ख़ुद हमें बताया है कि हम तबाह हो चुके हैं और अपना हुदूद भी खोलने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद बहरहाल थोड़ी देर पहले उसे ईरान के एक तर्जुमान भी ये कह रहे थे कि इस जंग के नतीजे में एक बात तो तय है कि अब अमेरिका किसी आज़ाद मुल्क पर हमला नहीं करेगा। इस पर ज़रा बाद में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो जंग रुक चुकी है और आलमी मईशत और ख़ास तौर पर हम जैसे मुल्क थर्ड वर्ल्ड के पाकिस्तान, और ज़्यादा इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह इससे मुस्तक़बिल में मुतासर होंगे, बल्कि मुतासर होना शुरू हो गए हैं। ऑयल, ख़ास तौर पर तेल की कीमतें इस वक्त जो है कम वेश 100 रुपये से ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गई हैं, और अगर 100-125 रुपये बढ़ती हैं तो उसका इम्पेक्ट का हर शोबे में पड़ता है। गैस की भी ऐसी ही सूरत हाल है, और आज स्टेट बैंक को अपना 11.8% करना पड़ा, इजाफ़ा करना पड़ा, जो पहले 1% कम किया गया था। तो इस एतबार से मैंने कहा कि जंग के बादल तो एक हद तक सिमट गए हैं, लेकिन माशी बुरान आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ यूसुफ नज़र बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, और हाँ क्योंकि ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इस तरह पाकिस्तान के हवाले से। शुक्रिया यूसुफ नज़र। और जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो आने शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब ऑयल और गैस इस जंग के दौरान भी इन्हीं को ज़्यादा अहमियत देती रही। आप क्या समझते हैं, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं और कितने ख़तरनाक और संगीन असरात पड़ सकते हैं यूसुफ नज़र? शुक्रिया जाहिद, मुझे दावत देने का। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो पूरे खत्ते में इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ जो पेट्रोल की प्राइस है फ़ी लीटर वो सबसे ज़्यादा है। और लेकिन जो आमदनी का अगर आप तनासुब से देखें तो वो तनासुब जो है वो और भी ज़्यादा पाकिस्तान के में जो है इतना फेवरेबल नहीं है। इसका मतलब जो बर्डन है इस महंगाई का, जो ऑयल प्राइस में इजाफा हुआ है, अगर आप देख लें इंडिया को, बांग्लादेश को, या श्रीलंका को, या इजिप्ट को, उसके मुकाबले में पाकिस्तान शदीद तरीन तौर पे मुतासर हुआ है। इसलिए कि यहाँ तकरीबन 1.4 डॉलर फी लीटर के हिसाब से है, और ये $1 से ऊपर ही है फी लीटर दूसरी मुल्कों में भी। लेकिन चूंकि हमारी जो फीकस आमदनी है या जो औसत आमदनी है वो बहुत कम है, तो इसके लिहाज से हमारे यहाँ जो इसके रिपरकशंस हैं या इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा जो है महसूस किए जा रहे हैं। तो और फिर ये भी एक सिलसिला हो गया कि अगरचे कि वो उसका टेम्परेरी कोई सोल्यूशन तो निकल आया है, लेकिन इस सिलसिले में हमारे जो यूएई से ताल्लुकात हैं, उन्होंने जो उनका तकरीबन $3.5 बिलियन का जो डिपॉजिट रखा हुआ था वो उन्होंने वापस मंगवा लिया, जो गैर मुतवक्के बात थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि सऊदी अरब जो है, और उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, और पाकिस्तान जो है वो जो मार्केट से भी कोई तकरीबन $500 मिलियन लेने में कामयाब हो गया। लेकिन पाकिस्तान को जो है इस वक्त माशी तौर पे एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, और ये अगर जंग चलती रहती है या अगर नहीं भी चलती है, लेकिन जो इसके असरात हैं वो ऐसे हैं कि ऑयल की प्राइस जो पहले $60-70 की रेंज में थी, उस लेवल पे वापस जाना तो तकरीबन अगले 6 महीनों में बहुत मुश्किल लगता है। फिर आपने जिक्र किया अभी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है, इससे भी जो हमारी इंडस्ट्री है उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स जो है हमारी पहले ही जो है वो मुश्किल का शिकार हैं, उनमें ग्रोथ नहीं आ रही है। और तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जो बहुत यूसुफ नज़र, बहुत मैं आपसे यूसुफ मैं आपसे खैर ये तो बात करूँगा कि दुनिया को और आलमी इदारों को बहरहाल एक लिहाज से पाकिस्तान का ममनून और मशकूर होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ख़ुद बड़े मसाइल के शिकार है, वॉर, दहशत गर्दी कितनी बड़ी हो रही है केपी में और बलूचिस्तान में, फिर मईशत, कि हमें उस वक्त रिलीफ देना चाहिए था IMF को और वर्ल्ड बैंक को, ख़ास तौर पर पावर अमेरिका को। इस पर तो मैं
बाद में बात करूंगा, लेकिन एक अच्छी बात मैं देख रहा था कि गो के ईरान पर जो सैंक्शन लगी थी 1979 और उसके बाद भी, कि अब सुना यह है कि कम से कम ईरान के रास्ते पाकिस्तान अब एक तिजारती अमल शुरू हो गया है, और ये अमेरिका की एक हद तक मंजूरी के बाद ही हुआ होगा। और ये ईरान जो पाकिस्तान के ज़रिए आएगा, 6 मुकामात खोले गए हैं बलूचिस्तान के लागे, जो कोई 909 किलोमीटर का कहते हैं कोई फासला है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट अभी तक ये नज़र आया है कि वो जो ईरान पर सैंक्शन लगी थी, जिससे अरबों डॉलर उसके मुंजमद कर दिए गए थे, वो एक अलग। तो आप समझते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा यूसुफ नज़र? देखिए, जो सबसे अहम बात यह है कि पहले तो सैंक्शंस की बात करें, उसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान का जो है वो दो चीजें हमें जो जिनकी ज्यादा जरूरत है। एक तो तेल है, दूसरा गैस। गैस तो खैर बहुत लॉन्ग टर्म है, जो पाइपलाइन बननी थी वो रुकी भी है। अभी तक ये जी। कोई बात वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आई है कि अमेरिका ने जो सैंक्शंस हैं ऑयल पे और गैस पे वो हटा दिए हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत सबसे ज़्यादा अहम बात ईरान के ताल्लुकात के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम है। जहाँ तक ताल्लुक है लैंड रूट्स पे ट्रेड करने का, देखिए वो उसका वॉल्यूम जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बमुश्किल जो है 1.5-2 बिलियन डॉलर सालाना होता है, जो अफगानिस्तान फिर जो सेंट्रल एशिया की जो दूसरी जो मुल्क हैं जैसे काज़ाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान वगैरह जाता है। तो यकीनन एक अल्टरनेटिव रूट तो है, लेकिन इसकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है चूंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। और दूसरा ये कि आप कह सकते हैं कि जी एक और रूट बन गया, लेकिन ये रूट अगर आप बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के लिहाज से, तो जो अफगानिस्तान से डायरेक्ट रूट है उसके मुकाबले में कोई 1/3 ज़्यादा है डिस्टेंस के लिहाज से। तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव आ गया है, लेकिन इसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए कि ये कोई इतना बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका ये कहता है कि आप गैस की पाइपलाइन बना सकते हैं, हम सैंक्शंस उस पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो यकीनन एक पॉजिटिव और बहुत मेजर डेवलपमेंट होगा। इसलिए कि पाकिस्तान को जो एलएनजी है वो कतर से इंपोर्ट करता है, और वो अभी जो है वो आ नहीं पा रही है, मुश्किल से आ रही है। उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये देखना बाकी है कि सदर ट्रंप हमारी ज़बानी तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, तारीफ़ें भी बहुत करते हैं, लेकिन लेकिन अभी तक उन्होंने कोई टेंजिबल रिलीफ पाकिस्तान को नहीं दी है। यूसुफ जी, एक अगर मैं आपसे पूछूं, जो इस वक्त जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी में उसके मैं अगर आदाद शुमार में गया तो यानी सॉरी टू से हमारे यहाँ जो अशराफिया है, जिसमें मैं उसमें पार्लियामेंट को भी और आपकी जो हमारे हुक्मरानों को भी शामिल करता हूँ, हम ये देखते हैं कि वो कोई बड़ी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार नहीं। और जब जैसे ऑयल की कीमतें अगर बढ़ी, तो उन्होंने फ़ौरन मुंतकिल कर दी वो 3 करोड़ मोटरसाइकिल वालों पर या छोटी 5 करोड़ गाड़ियों वालों पर, और उनसे आपने एक दिन में 10 अरब रुपये ले लिए। जबकि मैं देख रहा था कि सरकारी गाड़ियाँ जो 85,000 हैं तकरीबन इस वक्त, उनको 500 लीटर से लेकर 1000 लीटर डाल तक मुफ्त मिलता है। और मैं किस किस चीज़ का जिक्र करूँ, ये अलग बात है कि हमारा फ्यूडल जो है वो टैक्सी या 10 अरब डॉलर दे रहा है, हालांकि 650 देना चाहिए। और हमारे गवर्नर हाउस, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस, हमारे वज़ीर आला हाउस, कहने का मतलब ये कि ये जो ख़ास तौर पर इस नाजुक मरहले में तो आपकी अशराफिया को सेक्रीफाइस देनी चाहिए थी ना, या देनी चाहिए, वो हमें मुंतकिल कर देते हैं। और इसीलिए मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अब उसका रद्दअमल भी बहुत शदीद सामने आ रहा है यूसुफ नज़र। देखिए, ये बात आपकी मैं इससे इत्तेफाक करूंगा कि पेट्रोल की प्राइस में जो है टैक्सेस काफ़ी शामिल हैं। ना सिर्फ पेट्रोल की प्राइस में, आप बिजली का बिल उठा के देख लें, उसमें एक टैक्सेस की एक लंबी लाइन लगी होती है। तो एनर्जी जो है पाकिस्तान में, वो मेरे ख्याल से मईशत के लिहाज से, हर लिहाज से वो सेंट्रल क्वेश्चन जो है। मैंने तो अभी लिखा था कि एनर्जी को हमारी जो खारजा और डिफेंस पॉलिसी जो है, इकोनॉमिक पॉलिसी तो अपनी जगह है ही, उसका भी एक सेंट्रल फोकस होना चाहिए। अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है 80 साल से, अगर आप उसका मुताला करें, स्टडी करें, तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उनकी मिडल ईस्ट पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन है।
बहुत सबसे बड़ी वजह जो उनकी मिडल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट की रही है, वो ऑयल है, ऑयल सप्लाईज हैं और गैस और हाइड्रोकार्बन जिसे आप रिजर्व्स कहते हैं। हम जो है अभी तक जो है हमारे ताल्लुकात यकीनन बहुत हमने इस पे बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, लेकिन हम ऑयल किसी जो उसके ड्यूरेबल कोई सप्लाईज को वो सिक्योर करने में नाकाम रहे हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमने खुद अपनी जो मईशत है उसको उस पे काम सही तरह से नहीं किया है। ये एक ऐसा मसला है जिस पे एक तो देखिए इंटर रिलेटेड है, इसलिए कि हम अपनी 80% जो ज़रूरियात हैं ऑयल की वो इंपोर्ट करते हैं। इससे हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसी पे चलता है। तो उसमें फिर टैक्सेस भी शामिल हैं। टैक्सेस का जहां तक ताल्लुक है, टैक्सेस को अगर आप हटा दें तो इस तरह से रिलीफ दे सकती है, इसलिए कि फिर उसको टैक्सेस देने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान में अगर पेट्रोल पे जिस तरह से एक और जिसको वो भी टैक्स ही है, उसको ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, वो जो है वो लगी रहती है, तो वो भी एक इन्फ्लेशन होता है। लेकिन लोग लोग वो शायद उसको देने पे इतना ज्यादा नाराज ना हो अगर वो ये देखें कि अशराफिया भी टैक्सेस देती है। क्योंकि वो टैक्सेस नहीं देते हैं तो यकीनन कुदरती तौर पे रिएक्शन होता है कि साहब आप टैक्सेस का सारा बोझ तो आप डाल देते हैं लोगों पे, लेकिन आप खुद नहीं टैक्स देते। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूसुफ, अगर मैं आपसे यूसुफ अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं, और ये अभी क्योंकि आज ही हुआ है, इस पर तमाम छोटे बड़े ताजरों ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है कि स्टेट बैंक ने जो टैरिफ था वो 1% यानी 11.5% कर दिया है। पहले तो खैर वो 10 था, कुछ 5 करा, और वो कहते हैं इस खत्ते में कहीं भी 7 से 8% नहीं है। एक तो पहले ही हमारी एक्सपोर्ट, आपको इल्म है कि हम लोग कोई $25 बिलियन का तक पहुँच गए हैं, उसका ट्रेड डेफिसिट है हमारा। वो कहते हैं और मज़ीद झटका लगेगा। तो सॉरी टू से, मुझे आप माशाल्लाह बड़े हैं, हमारे इक्तिसादी मैनेजर्स को ये क्यों बात संजीदगी से नहीं लेते कि आपको उन्हें रिलीफ देने के बजाय आप पाबंदियां लगा रहे हैं। जो कुछ वो हमें पूरा हमारा मईशत का इंसार इम्पोर्ट पर है और कितना फ़र्क है। तो ये जो लेटर्स आज ऐलान हुआ है तो बड़ा शदीद रद्दमल का इजहार हो रहा है, और उन्होंने कहा है हमारा तो कारोबार ही ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड तबाह हो जाएगी, और फिर हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ तो पहले ही हमारे मसाइल हैं, ना इंडिया से ट्रेड ज़मीनी रास्ता, ना अफ़गानिस्तान से, ना ईरान से। जी यूसुफ। जी देखिए, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कि जो पाकिस्तान जो जिस तरह रोशन डिजिटल अकाउंट है उनसे जो पैसे हासिल करता है उस पे वो रेट पे करता है। तो लेकिन जो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान ने जो इस तरह की चीजें हैं, जैसे तरह बैरूनी ममालिक से कर्जे या फिर रोशन डिजिटल अकाउंट के डिपॉजिट के जरिए से फॉरेन एक्सचेंज हासिल करना, उस पे तो हमने अपने तवज्जो दी है, लेकिन जो मेन चीज जो है एक्सपोर्ट्स, वो इस साल भी तकरीबन कुछ 6 या 7% जो है वो गिरी हैं। तो जब एक्सपोर्ट्स आपकी गिरती हैं तो फिर हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की जो चीजें हम करते हैं, फोकस इस बात पे होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये इसमें मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है यही नहीं, काफी अरसे से बहुत शदीद तौर पे नाकाम रही है। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, ये पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक और जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं ये उनके फेलियर का है। जब पहले एक मरतबा SIFC बनाई गई थी तो कहा गया था कि हम खलीजी ममालिक से कोई $100 बिलियन ले आएंगे। उसके बारे में क्या हुआ ये आप सबको पता है। तो ना ही हम इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हुए हैं, ना ही हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। तो फिर हम यही चीजें करते हैं कि हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट को आगे पीछे कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को आगे पीछे करते हैं, लेकिन उसकी जो कैजुअलिटी है वो इंडस्ट्री है, वो एक्सपोर्ट्स हैं। और जब तक इसमें कोई हम फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे, जो ओवरऑल इकोनॉमिक डायरेक्शन है, इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, उसके बारे में मेरे लिए कम से कम ऑप्टिमिस्टिक होना या पॉजिटिव राय देना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया यूसुफ नज़र। यूसुफ नज़र मैंने कहा जैसे मुमताज़ माहिर मईशत हैं, और हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी पर गहरी नज़र है। और ब्रेक के बाद आएंगे तो ईरान इराक, ईरान अमेरिका वॉर, और ख़ास तौर पर अभी जो ट्रंप का बयान आया है वो तो यानी एक बार फिर वो प्रोवोक
प्रोवोकेटिव ही कहा जाएगा ईरान के लिए कि वो बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। ईरान ने भी जवाब दिया है। लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जिस पर गुफ्तगू करेंगे। GTV में इस्लामाबाद स्टूडियो से एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ब रवायत, जो जंग से पहले भी वो जंग के दौरान भी बयान देते रहे, अब एक बड़ा धमाका खेज बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान खुद कह रहा है कि वो तबाह हो चुका है, हुर्मुज़ खोलने के लिए कह रहा है। अब पता नहीं उनके इस बयान में कितनी सदाकत, कि आपको इल्म है कि ट्रंप साहब तो अपने बयानात दिनों नहीं घंटों के हिसाब से तब्दील करते हैं। जो 5 हफ्ते से ज़्यादा जंग जारी रही, उसमें बहरहाल ईरान ने ये साबित कर दिया। और मैं देख रहा था कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ये कह भी रहे थे कि अब अमेरिका किसी आज़ाद मुल्क के ख़िलाफ़ जंग नहीं छेड़ेगा, उसकी आज़ादी सल्ब करने के लिए। देख रही है कि ट्रंप साहब के बयानात, इसमें कितनी सदाकत है। और मैं इसको खाली महदूद नहीं रखूँगा यहाँ इस तक गुफ्तगू, वो थोड़ा ज़्यादा भी वसर करूँगा। लेकिन मैं ज्वाइन किया एयर मार्शल अजीज़ साहब ने, और इंटरनेशनल रिलेशन पर वो रखती हैं डॉक्टर साहिरा अब्बासी साहबा ने। जी एयर मार्शल साहब, ये जो आप तो पूरे जंग के दौरान भी डिस्कस करते रहे हैं कि हम ट्रंप साहब के जो बयानात होते हैं, जैसे हम कहते थे हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है वो स्टेट्समैन होता है, लेकिन क्योंकि उस तरह के स्टेटमेंट नहीं, इसलिए आपने देखा कि इस जंग में अप्स एंड डाउन आते रहे, कितनी ख़तरनाक मोड़ पर आ गई थी ये। अब इस बयान के हवाले से हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे एयर मार्शल साहब? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। जो ट्रंप है मेरे नज़दीक वो स्टेट्समैन वाकई बिल्कुल नहीं है, वो स्टेटमेंट्स मैन है। उनकी स्टेटमेंट सुबह शाम बदलती रहती है और कभी उनको खुद पता नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। इस तरह के रेट्रिक्स वो पहले भी करते रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि ईरान में तबाही तो वाकई बहुत हुई है, और मैं समझता हूं कि ईरान में इंटरनली जो भी कुछ उनके हार्डलाइनर IRGC या दूसरे हों, लेकिन मैं समझता हूं कि अब वो डेस्परेटली चाहते हैं कि मुस्तकिल अमन हो, कुछ पाबंदियां हटें। एक आध अमेरिका ने फील्डर भी दिया है, थोड़ा सी ऑक्सीजन दी है कि पाकिस्तान के थ्रू अपना वो जो उनका कार्गो वगैरह है उसको ला सकते हैं। ये डेफिनेटली है। लेकिन ट्रंप की बात में, इस वाली बात में मुझे कोई शुबा नहीं है। तबाही तो बहुत हुई है ईरान में। देखिए 1.25 लाख के करीब टारगेट्स उन्होंने किए हैं, हॉस्पिटल्स हैं उनकी, पानी के, और उनके 2 बड़े जो ऑयल के उनके जो डेपोज हैं उनको हिट किया है। तो मसला तो है, 50-60 करोड़ डॉलर का डेली नुकसान उनका हो रहा है, उसके साथ सारी दुनिया का हो रहा है। तो अब जरूरत इस अमर की है कि ट्रंप साहब अपनी भी कुछ जो वो पूरे का पूरा और यूरेनियम उठा के ले जाना चाहते हैं, उसको रीजनेबल लेवल के ऊपर लेके आए कि उसको डिप्लीट करके कर दिया जाए, कोई थर्ड कंट्री रशिया या कोई और गारंटर हो उसमें कि हाँ ये हो रहा है। लेकिन बात उनकी में, इस वाली बात में मैं समझता हूं कि ये हकीकत है कि ईरान में तबाही बहुत हुई है, और इंटरनली उनके जो भी इख्तलाफात थे अब वो चाहते हैं। उसकी इंडिकेशन मुझे तो ये मिली थी कि इराकची पहले जो नहीं आ रहे थे, जिनकी वजह से कुश्तर और विटकॉफ को भी रोक दिया गया, उसके बाद वो आए, फिर ओमान गए हॉर्मज का डिस्कस करने, फिर वो वापस आए, उन्होंने कुछ लिख के दिया और फिर वो गए। तो मेरे ख्याल में ये बात इस वक्त ट्रंप की जो स्टेटमेंट है बेहतर मुझे लगी है हकाइक के नजदीक। डॉक्टर साहब, अभी एयर मार्शल साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, यानी जंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें इम्कानात पर तो और ख्वाहिशों पर बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि बड़ा नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है और फिर इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है, जो इस वक्त हम भुगत भी रहे हैं। अब तकरीबन अब कोई नई डेट नहीं आई कि फिर मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे। और अगर ट्रंप साहब का यही रवैया रहा कि अगर ईरान तबाही हो चुका है, बर्बादी हो चुका है, तो फिर उनसे मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? अगर उनको वो कहते हैं हुर्मुज़ भी खोलने में तैयार हो गया है, यानी जो बड़े इशू थे, एक एटमी जोहरी तवानाई, फिर हुर्मुज़, तो आप क्या समझती हैं, इनके इस बयान को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए क्या? जी, थैंक यू वेरी डॉक्टर मच। साहिबा?
देखिए, जैसे अभी एयर मार्शल साहब बता रहे थे, आई थिंक सभी जानते हैं कि ट्रम्प साहब ट्वीट्स और ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो शुरू से दे रहे हैं, जो कि आई थिंक डिप्लोमेसी को इससे बड़ा नुकसान भी होता है कि आप एक तरफ से आप नेगोशिएशंस करते हैं, दूसरी तरफ से आप कोercive एटीट्यूड या कोercion जो है वो कर रहे होते हैं और कोercive डिप्लोमेसी पे वो रिलाई कर रहे हैं बेसिकली। एक्चुअली दिस शोज़ आई बिलीव दिस शोज़ ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो ट्रम्प साहब हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा ये डिपिक्ट कर रहे हैं इन द सेंस कि इरानियंस जो हैं, उनको कोई हेस्ट नहीं लग रहा, वो जल्दी में नहीं लग रहे हैं इस डील को फाइनलाइज़ करने में। व्हेयरएज़ जो ट्रम्प साहब हैं, उनके ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक सिचुएशन के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा है, अपनी मकबूलियत जो उनकी डाउन हो रही है, उसको किसी न किसी तरह से अप करने के लिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो कर रहा है, सेकेंडली कोहेरेंस शो कर रहा है। थिर्डली जो आप बात करें कि क्या इस स्टेटमेंट को संजीदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, यूएस का प्रेज़िडेंट एक ट्वीट करता है और इस तरह की ट्वीट से वो बेसिकली मीडिया में बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि इस तरह की ट्वीट के इससे उनके बहुत सारे मकासद हैं। एक तो अमेरिका को कोर्स करना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना कि देखें जी, हम जो है हमारा अपर हैंड है, बट जो सिचुएशन है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो ये इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में सिर्फ़ मेरे ख़्याल के मुताबिक जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ट्रम्प साहब हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक तो मकबूलियत बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा वो ऑडियंस को ये बावर कराना चाहते हैं कि इरानियंस जो हैं वो एक्चुअली इस वॉर को एंड करना चाह रहे हैं। और अगर आप मीडिया चेक करें, उनका जो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, आई थिंक आज की या कल की, आई थिंक सीएनएन की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बैक चैनल डिप्लोमेसी बिटवीन यूएस और ईरान जो है वो जारी है। उसमें स्टेलमेंट नहीं है, जो कि एक खुश-आइंद बात है। लेकिन अगेन मैंने जी। बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी और बाकी में भी कहा होगा कि डिप्लोमेसी कभी भी कामयाब नहीं होती है जब जब आप हार्ड स्टैंड्स रखते हैं। तो हार्ड लाइन पॉलिसी से निकल कर के जी, आपको जी, सॉफ्ट जी, 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 फ्लेक्सिबल जी, अप्रोच डॉक्टर साहब, देनी पड़ेगी तभी जो डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरव्यू। एयर मार्शल साहब, जो डॉक्टर साहब आप बात कह रही हैं, एक तो ये ऐसा कौन का साइन ट्रम्प साहब को नजर आया जिससे वो ये समझ रहे हैं कि ईरान बर्बाद हो चुका है, ईरान मौजूद नहीं है? गो के जो अभी हम फॉलो अगर कर रहे थे, ख़ासतौर पर तेल से तो उनका जो चाइना पे ना सिर्फ खुला बल्कि अब पाकिस्तान से रास्ता खुल रहा है। ठीक है, उनकी बड़ी शहादतें हुई, लेकिन सेकंड थर्ड लीडरशिप भी मौजूद है। तो ये जो ट्रम्प साहब ने किस खुशफहमी की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ईरान तबाह बर्बाद होकर, गोया कि उनसे दरख्वास्तें कर रहा है कि अब हमसे कंप्रोमाइज़ कर लें, कुछ ये लहजे में लगा अभी जो मैं ट्रम्प साहब का देख रहा था। एयर मार्शल, देखिए, मैं दोनों चीज़ों को ज़रा यूँ बयान करूँगा कि ट्रम्प का ईगो का मसला है और उसकी जो एक इंटरनली और ग्लोबली जो उसके एक लेवल को हिट पड़ी है, वो डेफ़िनेटली उसको रीगेन करना चाहता है। और जो दूसरी चीज़ फैक्ट है। अगर मैं फैक्चुअली देखूँ तो ईरान में वाक़ई तबाही बहुत हुई है, इसमें कोई वो शुबा या गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक ट्रम्प की बात है, मैं डॉक्टर साहबा से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उसको जल्दी है कि यस, वो कोर्शन कर रहा है, ये कोर्शन साथ चलती रहती है। ये इसका लेवल आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाता है, लेकिन दोनों साइड्स का होता है कि हम मैक्सिमम गेन कर सकें, फाइनल जो कोई एग्रीमेंट होना है उससे होने से पहले। अब ट्रम्प के, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, उसके डोमेस्टिकली उसको बड़े प्रॉब्लम है। आप देखें डिप्लोमैट्स के बीच में और जो अपने जो है दोनों रिपब्लिकन्स के बीच में और डेमोक्रेट्स के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। आगे इनके मिड टर्म आने वाले हैं और उसके साथ वो जो 60 डेज का एक कहते हैं कि वो विदाउट अप्रूवल ऑफ कांग्रेस वो उसको कर सकता है, शायद वो भी 3-4 दिन, वो जो कहता है कि 3 दिन रह गए ईरान के पास। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह बजा हैं। मैं ईरान के बारे में ये कहूँगा कि देखिए, फ़ायदा इस कोर्शन या ब्लॉकेड का अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है एज़ अ कोर्सर। ये जो हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड है, जो यूएसए ने किया है और जो हॉर्मुज़ के अंदर जो ईरान कर रहा है। ईरान की उस जो ब्लॉकेड है या उसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पूरे यूरोप को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि 5 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी हैं और कल उन्होंने कहा है कि जब तक हॉर्मुज़ नहीं खुलेगी,
हम पाबंदियां नहीं उठाएंगे। तो मैं समझता हूं कि नुकसान हुआ है और इसको प्रोलॉन्ग करने का नुकसान ईरान को ज्यादा होगा, ट्रंप को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप विल रीगेन अपना, उसने कोई बुलेट ड्रामा श्रामा कर लिया, वो सारी कहानी उधर चल रही है, जिमी किमेल के प्रोग्राम में भी उसकी बातें हो चुकी हैं। लेकिन लेकिन एयर मार्शल साहब, ईरान एयर मार्शल साहब, ईरान को तो ऑलरेडी अगर आप देखें, ये तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो 5 हफ्ते तक का मुकाबला करेंगे, इसराइल का भी और अमेरिका भी। लेकिन डॉक्टर अब्बासी जो एयर मार्शल साहब कह रहे थे कि जो उनका नुकसान वो भी हमारे सामने, लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि ईरान ये समझता है, और वहाँ पर प्रेशर भी बहुत था, आपको भी इल्म है कि उनकी लीडरशिप पर, उनके लिए कोई कंप्रोमाइज़ करना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत, फिर उनकी फ्रंट लाइन लीडरशिप की शहादत। और इसीलिए जब हम देख रहे थे कि ईरानी जब मुज़ाकरात पे आया, तो मैं बहुत गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि उनके हाथ बंधे हुए थे। वो इतना ईजी नहीं था कि वो इन 2 पॉइंट, ख़ास तौर पर दरियाए हुर्मस हो या अबनाए हुर्मस हो या एटमी जौहरी तवानाई हो, बल्कि उनके तो मुतालबे ये भी बढ़ गए हैं कि हमारा कोई 760 अरब का नुकसान हुआ है डॉलर का इस जंग में, हमें वो भी दिए जाएँ। हमारे असासे मुंजमे जो कोई कहता है 50 अरब डॉलर हैं, कोई 100 डॉलर हैं, वो भी खोले जाएँ। उन्होंने 2 की जगह 4 मुतालबे रख दिए हैं डॉक्टर अब्बासी। जी देखिए, डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ द डिस्प्यूटेंट्स। जितनी इस वक्त निगोशिएशंस की जरूरत अमेरिकन को है, उतनी ही ईरानियंस को है। जाहिर है कि उनका नुकसान ज्यादा हुआ है, उनका ना सिर्फ के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बल्कि उनके बड़े बड़े लोग जो हैं, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वो मारे गए हैं। तो जितना डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन और टेबल टॉक जो है, वो जितनी अमेरिकन के लिए जरूरी है, इतनी ही ईरानियंस के लिए भी ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ इन 2 डिस्प्यूटेंट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि इस पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी और इस दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, ये वॉर मैं बिल्कुल। बार-बार कहती हूँ, सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में आप इसको नहीं देख सकते हैं। आप मिलिट्री कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस सिर्फ नहीं देख सकते हैं। वैसे ही नेचर ऑफ वॉर बदल गया है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो वॉर है, इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी दुनिया की मुतासिर हो रही है। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पूरी दुनिया का मुतासिर हो रहा है। तो उस वजह से मैं समझती हूँ कि बोथ ईरान और यूएस जो है, वो अब मसला जो है ना, मसला कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। एक तो नेगोशिएटिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें पता है। जैसे कि अभी जो शूटिंग हुई है ट्रम्प साहब के ऊपर, उसकी मुख्तलिफ किस्म की आरा जो हैं उसके मुतालिक आ रही हैं मीडिया, उन्हीं के मीडिया के अंदर। जैसे कि एक ये है कि ये स्टेज्ड है, दूसरी ये है कि अभी आज मैं देख रही थी कि वो जो साहब थे, जो शूटर थे, जी उन्होंने आईडीएफ का शर्ट पहना हुआ था। डॉक्टर साहब, सॉरी, एज यू नो टाइम का मतलब, जस्ट मैं क्विक आपसे पूछ लूँ, एयर मार्शल, आप क्या कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो तवक्को की जा सकती है कि एक बार फिर उसी तरह ईरान पर कोई हमला हो, कोई नई वॉर? टू बी वेरी ऑनेस्ट इन सिंपल वर्ड्स, जी एयर मैं नहीं मार्शल साहब। समझता कि आप दोबारा उस तरह से मैं नहीं समझता कि जैसे आप कह रहे हैं कि दोबारा उस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे हमला करेंगे। मेरे ख्याल में प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके कोई इसका मस्बत नतीजा निकलेगा, क्यों दोनों साइड जो है वो अंदर से ये चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन मेरी जाती राय में मजीद उस तरह की जंग का खदशा भी नहीं है, क्योंकि रीजन बहुत इफेक्ट हुआ है। शुक्रिया एयर मार्शल अजीज साहब, शुक्रिया डॉक्टर सायरा साहिबा। एक तो कई हफ्तों बाद शहर कायद के मकीनों ने सुकून का सांस लिया है कि मोरलेस जुड़वा शहर मुकम्मल तौर पर बंद थे। इंटरनेशनल मीडिया बड़ी तादाद में आया था, वो भी वापस जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिकन्स बड़े अपनी तैयारियों के साथ आए थे, वो भी तकरीबन वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी जो ट्रम्प ने ट्वीट किया है, इसके जवाब में यकीनन ईरान का बयान आएगा। ये कहना मुश्किल है कि ये ट्वीट और उनका जवाबी बयान कोई नई जंग छेड़ सकता है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल निशान ये है कि जो सीज़ फायर हुई है, पहले 2 हफ्ते उसकी मुद्दत रखी गई थी,
ये जो सीज़ फायर क्या गैर मुय्यना मुद्दत तक रहेगी, लेकिन ये ना भूलें आप कि इसराइल जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है, जिसने इस जंग छेड़ने का सबब बना, वो कोई मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं देगा कि एक बार फिर ट्रंप को प्रोवोक करके वो ईरान पर हमला करवाए। इसलिए मैंने कहा ना, ट्रंप की मौजूदगी और इसराइल की मौजूदगी ख़ित्ते में किसी वक्त कभी भी कोई बड़ा बहरान, कोई बड़ी जंग का पेश खेमा बन सकती है। इसी के साथ ही इस्लामाबाद से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।